बच्चों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करनी है, और वो क्वालिटी ये है कि आप अपनी बात को सामने वाले को सही तरीके से समझा सकें। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप होगी तो आप सफल नागरिक बनेंगे। आप हर एक फील्ड में सफलता हासिल करेंगे, चाहे आप प्रोफेशन अपनाएं कोई, या कोई जॉब करें, या फिर बिजनेस करें, कुछ भी करें, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए करना क्या है, आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप करनी है कि आप अपनी बात को दूसरे को सही तरीके से प्रेजेंट कर सके, समझा सके। आपकी बात समझ में आएगी तो आपकी बात को लोग फॉलो करेंगे, और आपकी बात समझ में नहीं आएगी तो आपकी बात को फॉलो भी करेंगे कैसे, जब समझ में ही नहीं आएगी। समझाने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत होती है लैंग्वेज की, कि आखिर आप किस तरह की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आपके शब्द कैसे निकल रहे हैं, यानी आपको प्रोनाउंसिएशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी दूसरे को आपकी बात समझ में आएगी, और एक बार में ही समझ में आ जाएगी। आप बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास, लेकिन आप अपनी बात को सही से नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो आप बोलते तो हो, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आता। या तो आप बहुत मंदा बोलते हो, या बहुत तेज बोलते हो, या ऐसा बोलते हो कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, या ऐसा बोलते हो कि आपकी जो शब्दावली है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो ये तमाम चीजें आपके अंदर बातें होनी चाहिए। आपको सही तरीके से बोलना है, बात को समझाएं कैसे, इसके बारे में आपको सोचना है। क्योंकि एक क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हुए हैं, सबकी जो समझने की जो शक्ति है सबकी बराबर नहीं होती। तो आखिर हम किस लेवल को लेकर के दूसरे को समझाएं, यानी पूरी क्लास को समझाएं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी आपको समझ जाए। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो गई तो आप सफल हो गए। प्रेजेंटेशन में आपकी चेकिंग हो रही है, किन किन बातों की, मैं उनको बोल देता हूँ। सबसे पहले कि आपने जो लेक्चर दिया टाइम लिमिट के अंदर दिया, जैसे 15 मिनट था आपका, 15 मिनट था आपका लेक्चर का टाइम, क्या आपने 15 मिनट के अंदर ही कंप्लीट किया, या फिर ज्यादा ले गए, ज्यादा टाइम ले? एक अच्छे लेक्चर की क्वालिटी ये होती है, जो समय सीमा होती है ना, टाइम लिमिट होती है, वो उसी के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ज्यादा उसको विस्तार ना दें। पहली बात, आपके लेक्चर के कंटेंट भी उसी हिसाब से होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे घंटे के जो कंटेंट्स हैं और आप उसे 15 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो, तो वहां भी दिक्कत है। कंटेंट आपके उतने ही होने चाहिए कि 15 मिनट के अंदर आप विद एग्जाम्पल समझा सकते। पहली बात। दूसरा, जब भी आप प्रेजेंटेशन में आए तो आपकी यूनिफॉर्म ठीक होनी चाहिए, यानी आप अपने आप को इस तरीके से अज्यूम करें, ऐसे लेकर के चले कि मैं आज टीचर हूं, मैं टीचर हूं, और टीचर की यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए, वैसी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक टीचर को रिप्रेजेंट करना। आप कैसा पढ़ा रहे हो, आप कैसे अपने टॉपिक को समझा रहे हो, ये शो कर रहा है कि आपके जो पढ़ाने वाले टीचर हैं कितने एबल हैं, कितने स्किलफुल हैं। वो वही तो आप शो कर रहे हो, जो आपने पढ़ा वही पढ़ा रहे हो, है ना। इसके अलावा है, जब भी आप जाएं कहीं भी प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में बताएं। आपका नाम क्या है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, कहाँ से हो, यानी तमाम बातें जो आपको बतानी चाहिए वो इंट्रोडक्शन में देनी चाहिए। पढ़ाते समय बोर्ड की एंट्री ठीक ठाक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल कोई पढ़ा के चला गया है और वही डेट डली हुई है और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले देखें बोर्ड की एंट्री सही है, नहीं है तो आप एंट्री दोबारा से करें। क्योंकि आप अच्छे से बोर्ड को साफ कर लें और फिर आप सारी एंट्री वगैरह डालें, इवन टॉपिक भी लिखें कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके आगे आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपको टॉपिक की नॉलेज होगी और आपकी लैंग्वेज पर आपकी कमांड होगी, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस होगा तो आप ऑटोमेटिकली आपकी आवाज भी तेज निकलेगी, आप अच्छे से समझा पाएंगे, है ना।
कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा तो फिर नॉलेज होती है और आपकी आपकी लैंग्वेज पर पकड़ होती है। हेजिटेशन ना करें बिल्कुल भी। जब आप पढ़ा रहे होते हैं, भले ही सामने टीचर बैठे हुए हैं, ये समझ करके पढ़ाएं कि आज जो टीचर हमारे सामने बैठे हैं, फैकल्टी बैठी है, आज वो मुझसे पढ़ने के लिए बैठी है और मुझे अच्छा पढ़ा। ये कुछ नहीं जानते हैं इस प्रकार, ये सोच करके आपको पढ़ेंगे तो आप अच्छा पढ़ेंगे। फिर आता है प्रोनाउंसिएशन। मैंने बोल दिया कि प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक होनी चाहिए। बोर्ड पर लिखते समय राइटिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। बोर्ड पर राइटिंग लिखते समय आप ध्यान दें, आपकी जो वर्ड जो आप लिख रहे हैं, लेटर्स जो लिख रहे हैं, उनका साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि जो पीछे कोने में बैठा हुआ बच्चा है ना, उसको आसानी से समझ जाए। सामने वाला तो पास वाला तो देख लेता है, लेकिन हमें ध्यान किसका रखना है? जो पीछे बैठा है। हमें इतनी तेज आवाज से बोलना है कि पीछे वाले को सुनाई दे जाए। आगे जो बैठा हुआ तो सुन लेगा, लेकिन पीछे वाले का ध्यान करना है, जो पीछे बैठा है। ऐसे लिखते समय भी पीछे वाले का ध्यान करना है कि वो लास्ट वाली रो में जो बैठा है वो आराम से पढ़ ले। और कभी भी आप बोर्ड पर टेढ़ा ना लिखें, सीधी लाइन लिखने की कोशिश करें। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। 5-10 मिनट पहले आकर के जब टीचर क्लास में आओ तो इसकी प्रैक्टिस कर लिया रोजाना। 2-2 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आराम से आप अच्छा लिख पाएंगे। स्पेलिंग्स का ध्यान रखें, जो भी डाउटफुल स्पेलिंग है उनकी पहले से तैयारी करके लाए और लिख लें। आपने हाथ में पेपर लेकर के पढ़ाना गलत नहीं है। गलत क्या है? आपने पेपर अलग रख दिया, नोट्स अलग रख दिया और आप गलत पढ़ा रहे हैं, वो गलत है, समझे ना। नोट्स हाथ में लेकर के सही पढ़ाना बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा रहे हैं और गलत पढ़ा रहे हैं, स्पेलिंग गलत तो गलत है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको तैयार रहना चाहिए। जो आपने टॉपिक पढ़ाया है, अगर कोई उसके बारे में क्वेश्चन करता है, क्वेरी करता है, तो आप उसके जवाब भी दे दें, तो उसकी भी तैयारी करके आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया और आपको उसका आंसर नहीं आ रहा। अब आप क्या सोचते हो कि यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे आंसर नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ना सोचें। कभी कभी ऐसे विचारों के साथ हम गलत आंसर कर देते हैं, और क्योंकि बच्चे जो सामने बैठे हुए हैं उनको पता नहीं होता, बस वो उसको सही मान करके नोट कर लेते हैं। एक अच्छे टीचर की क्वालिटी ये है कि वो अगर कोई आंसर नहीं आता है तो वो करके ये कह देते हैं, बेटा मैं कल बताऊंगा, ठीक है, आज नहीं कल बताऊंगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ इसके आंसर को। अगले दिन सही आंसर बता दो क्लास में, आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी, बल्कि आपका सम्मान बढ़ेगा कि हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, वो गलत बात नहीं बताते, तो हमेशा सही कंफर्मेशन के साथ सही बताते, ठीक है। अभी आपकी आज पहली प्रेजेंटेशन थी, दूसरी, है ना। अब नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन होगी आपको दोबारा से टॉपिक दिए जाएंगे, अच्छे से तैयारी करके लाना आना, और जितनी बात मैंने बताई है उन सबको ध्यान करके आना है, और निश्चित रूप से आप एक अच्छे टीचर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ओके। थैंक यू। Hello student, myself Khyati and I am going to teach on the topic math. मेमोरी हमारा एक सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, सेकंड पार्ट होता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड थर्ड पार्ट होता है हमारा मेमोरी यूनिट। इसे हम मेमोरी भी कह सकते हैं। पहले हम समझेंगे मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी used to store data and instruction. हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी उसमें डेटा होता है, वो सब हमारा कंप्यूटर मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। मेमोरी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है।
पार्ट होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। ये हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मीन्स टेम्परेरी, इसे हम टेम्परेरी भी कह सकते हैं। इसमें प्राइमरी मेमोरी में हम जो भी वर्क करते हैं, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक इसमें हमारा डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन रहता है, स्टोर रहता है। और जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन हमारा डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं, रैम होता है और सेकंड होता है हमारा रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम भी हमारी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम में हम जो भी वर्क करेंगे वो जल्द ही डिलीट कर, मतलब जब हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक वो उसमें हमारा डेटा स्टोर रहेगा। जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा वो डेटा भी डिलीट हो जाएगा। रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब इसे हम परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। इसमें हमारा डाटा कंप्यूटर बंद करने के बाद डिलीट नहीं होता है। हम इसमें वही डाटा डिलीट होता है जो कंप्यूटर के लिए यूजफुल नहीं होता है, जो कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूजफुल होता है, सिर्फ इसमें वही डाटा रहता है। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूछ रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। और ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। ये हमारी परमानेंट है और ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और ये प्राइमरी से स्लो काम करती है, स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। और इसके भी हमारे कई पार्ट्स होते हैं जिनमें से कुछ हार्ड डिस्क, एंड पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क हमारे हर कंप्यूटर में इंस्टॉल रहती है, ये सीपीयू बॉक्स में रहती है और हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड पेन ड्राइव एक लो वेट डिवाइस होती है और इसकी स्टोरेज स्पेस सीडी और डीवीडी से कहीं ज़्यादा रहता है। ये 2 डेवलपर हैं जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डेवलप किया था। ये NIC 1946 में डेवलप किया था इन USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और उसकी सेकंड पार्ट एलिमेंट यूज करने के लिए हमें वैक्यूम ट्यूब का एलिमेंट को यूज करने के लिए वैक्यूम ट्यूब के
की रेफरेंस की जरूरत होती है। टाइम पीरियड फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड 1946 से लेके 1959 तक था। पोर्टेबल ये पोर्टेबल नहीं है क्योंकि ये बूम से भी बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। ये जो कंप्यूटर थे इनके बहुत बड़े बड़े डिवाइस थे, तो ये कंज्यूम की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेते थे। उनकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, और ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जो थे ना वो बहुत स्लो थे, वो बहुत कम थे। के लिए मेमोरी कोड की जरूरत होती थी। Hello guys, my name is Yuvesh Tyagi. ओके है हमारा पावर पॉइंट।
हाउ टू पावर पॉइंट, पावर पॉइंट हम कैसे ऑन करेंगे? पहले स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट ऑफ पावर पॉइंट, हमारा पावर पॉइंट ऑन हो जाएगा। फिर हम इस पावर पॉइंट से लैंडिंग स्लाइड तैयार कर सकते हैं। हम तो ना वीडियो क्लास पढ़ा रहे हैं। दोनों के घंटे में हम वो क्लास पावर पॉइंट ऑन हो जाएगा। स्टार्ट ऑन के लिए स्टार्ट ऑन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट हमारा ऑन हो जाएगा। फिर पावर पॉइंट में हम लैंडिंग स्लाइड तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर दो बॉक्स होते हैं। एक होता है टाइटल बॉक्स, एक होता है ऐड टाइटल बॉक्स। हमने ये स्लाइड तैयार करने के लिए हम उसके पावर पॉइंट पर क्लिक करने करके हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रिया शंकर। आज जो मेरा कंप्यूटर में टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। एज यू नो, कंप्यूटर बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के इक्विपमेंट से होते हैं, जैसे जिन्हें हम टच कर सकते हैं, टचेबल इक्विपमेंट्स होते हैं एज लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके से सेट ऑफ प्रोग्राम्स। इसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये प्रोग्रामों का समूह होता है और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सॉफ्टवेयर एक नॉन टचेबल प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, वो किस तरीके से करना है। और सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कंप्यूटर को हार्डवेयर से जोड़ने का काम करते हैं। ये बेसिकली सभी के लिए प्लेटफॉर्म का वर्क करते हैं, इनके बिना कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता। जैसे ये दोनों सॉफ्टवेयर भी है तो ये इसके बिना इसकी वर्क नहीं कर पाएंगे। ये सभी के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। और इसके जो हम टाइप्स देखते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम,
ये कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर को हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है और ये एक मेन वर्क वो करता है बूटिंग का वर्क, जिसको बूटिंग बोलते हैं। तो बता सकता है बूटिंग क्या होती है? मैं बताता हूँ। जैसे कि हम कंप्यूटर को कभी भी स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो कंप्यूटर में जब हम कमांड देते हैं, उस कमांड को देने से पहले कंप्यूटर अपने आप को प्रिपेयर करता है वर्क करने के लिए। हमारे कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। वो मतलब वो नैनो सेकंड में अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि हम कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत थोड़े टाइम में उसको कमांड दे देते हैं, तो वो नैनो सेकंड में अपने आप को हमारे कमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर कर लेता है। तो उस प्रिपेयर करने को ही हम बूटिंग बोलते हैं। ये बूटिंग टू टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट होती है कोल्ड बूटिंग एंड सेकंड होती है वार्म बूटिंग। जब हमारा कंप्यूटर बंद है, जैसे कि अब हमारे लैबोरेटरी में बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए और हम किसी भी कंप्यूटर को जाकर के ऑन करते हैं, तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जब वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा उस वाली उस टाइम बूटिंग होती है, उस बूटिंग को बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। लेकिन जब हम और अब आती है वार्म बूटिंग, जब हम किसी कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं और उस कंप्यूटर कभी कभी हैंग हो जाता है या वर्क करने में कोई दिक्कत करता है, तो हम सोचते हैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट करा जाए। तो जब हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो रिस्टार्ट करने पर भी वो उसमें बूटिंग का प्रोसेस होता है। तो रिस्टार्ट करने पर जो बूटिंग होती है उस बूटिंग को बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो ये बूटिंग का एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट था। ये मेन पार्ट था बूटिंग। मतलब पूछा जाता है कभी कभी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसके बिना बूटिंग नहीं हो सकती, तो वो मोस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिना बूटिंग पॉसिबल नहीं है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो मतलब कंप्यूटर को हार्डवेयर से जोड़ने का बात करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके जैसे नाम ही आ रहा है सिंगल यूजर, तो मतलब इस एक कंप्यूटर पर एक सिंगल व्यक्ति जब वर्क करता है तो उसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और इसका सेकंड पार्ट हम ले सकते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं मल्टी यूजर मतलब जब हम कंप्यूटर पर दो तीन जने मिलकर एक साथ किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं तो उसको मल्टी यूजर बोलते हैं। और एक इसका थर्ड पार्ट होता है मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऊपर का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ही कंप्यूटर पर बहुत सारे जने व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, उसको मल्टी यूजर। अब है मल्टी टास्क मतलब एक ही व्यक्ति एक ही कंप्यूटर पर काफी सारे टास्क को एक साथ कमांड कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ, उसको मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेट्रा। अब हम सॉफ्टवेयर के सेकंड टॉपिक पर चलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। अपने काम को करने के लिए हमें इन्हें तो इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन ये भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकते। यदि किसी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोनों ही बेकार है, ये चल नहीं सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। या हम कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं एडिटिंग का, वीडियो का, म्यूजिक का, गाना है, कोई भी अकाउंट चलाते हैं, वो सब इसी के अंडर में आते हैं। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल का ये तो हमारा बेसिक वर्क करता है, तो ये किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। जैसे कि हमारा MS वर्ड है, MS वर्ड में हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, या MS एक्सेल इसमें भी अपना वर्क करते हैं। पावर पॉइंट हो गया हमारे एडिटिंग, वीडियो, गाना है, ये सारे ऐप्स होते हैं, इसमें कोई भी टास्क कंप्लीट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, अलग से हम वेब से इंटरनेट से ये इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब कोई भी हमारे कंप्यूटर में जब भी कोई वायरस आ जाता है तो उसको करने के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर में थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए। स्पेस किस तरीके से मतलब जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है तो वो वर्क को करने के लिए थोड़ा सा मंदा हो जाता है, या उसकी कार्य करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये जब हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो उसकी वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिस कारण ये और भी थोड़ा सा ज़्यादा वर्क कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि
ये एक तरीके से थोड़ा वर्क को मेंटेन करता है हमारे को। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, एंटीवायरस, विनजिप, और भी हमारे जो सारे क्लीनर ऐप हैं वो सब इसी के अंडर में आते हैं। जैसे एंटीवायरस आप लोग समझ रहे होंगे, किसी भी वायरस के लिए हम अक्सर अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस रखते हैं। विनजिप होता है, विनजिप समझिए जैसे कि हमारे पास कोई दो फाइल्स है, दो फोल्डर है, दो फाइल्स को, दो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, हम उनको किसी दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दो फाइल को विनजिप की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विनजिप, हम दो फाइल्स को एक फाइल, एक छोटी फाइल या फोल्डर में, विंडो में इसको बना करके मेंटेन कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम इसको दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था। यहाँ पर थोड़े से सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, जैसे इंटर प्रिंटर, कंप्लेयर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। एनी क्वेरी? स्कूल में जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप सभी बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं और आज आपकी अलग अलग टॉपिक्स पर प्रेजेंटेशन की। आपका जो पहला प्रयास रहा बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है। जरूरत है केवल कॉन्फिडेंस, हेजिटेट ना हो। ये सभी बच्चे आपकी क्लास में आदि की तरह बैठे हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, ये भी स्टूडेंट हैं। ये प्रयास है अगला कदम आपका। संस्था प्रयास करती है कि आपकी एजुकेशन में आप और ज़्यादा अपडेट हो, ज़्यादा आपको जानकारी हो। कई बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। जब तक बोर्ड पे आप बात कर रहे हैं, बोर्ड पे आप काम करते हैं, तो इस एंगल से खड़े होती है कि हमारे सामने क्लास है और क्लास पे हम बातें कर रहे हैं और बोर्ड पे भी फील करना है। इस एंगल से हम खड़े होना है कि लिखना भी है और क्लास की तरफ देखना। तो बहुत अच्छा प्रयास रहा, आगे और अच्छा करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को और विशेष आशीर्वाद। धन्यवाद।